हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा बुरट। बेटा हम कर रहे थे रिवीजन किसका कर रहे थे? टैक्सेशन पार्ट का, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट है, हम उसका रिवीजन कर रहे हैं विद द समरी बुक फॉर द स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर देयर इंटरमीडिएट और आईपीसी एग्जाम। तो बेटा यहाँ पे ये समरी बुक आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट www.icleak.com में ये समरी बुक अवेलेबल है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा इस नंबर पे पिंग कर लीजिए, आपको वो व्हाट्सएप कर देंगे वो। और अभी तक चैनल बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो आप यहाँ पे। और ये वीडियोस अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेकेंड चैप्टर बेटा, सप्लाई टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। भाई सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो सप्लाई का मतलब क्या, वो भी तो समझना जरूरी है। सो टैक्सेबल इवेंट, सबसे पहले जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है बेटा? सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई, द स्कोप ऑफ सप्लाई कैन बी अंडरस्टूड विद द फॉलोइंग। हर एक लॉ का एक टैक्सेबल इवेंट होता है बेटा, वो होगा तो टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, जिससे लेवी यहां पे आती है। तो यहां जीएसटी में क्या है बेटा? सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई किस चीज का मैम? बेटा गुड्स का हो सकता है, सर्विस का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, सर्विस का हो सकता है। कंसीडरेशन होना चाहिए भैया, कंसीडरेशन होना चाहिए, पैसे मिलेंगे हमें तो ही होगा बात। कंसीडरेशन की डेफिनेशन भी डिटेल में देखेंगे, ये लेमैन लैंग्वेज समझी। एंड इट शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये चीजें होगी तो बेसिकली सप्लाई होता है 7(1)(a) के हिसाब से। क्या? गुड्स या सर्विस का सप्लाई। किसकी बात हो रही? गुड्स या सर्विस का सप्लाई होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो आपका सप्लाई है। तो सप्लाई इंक्लूड, सबसे पहले तो बेटा इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि भाई सप्लाई में क्या क्या आता है। तो सेक्शन 7 जो है बेटा, सबसे पहला सेक्शन आपको याद रखना है। सेक्शन 7 सप्लाई को डिफाइन करता है। 7(1)(a) क्या बोलता है मैम? 7(1)(a) बोलता है सप्लाई में क्या क्या आता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, हर एक टाइप का सप्लाई आता है। ठीक है, all forms of supply made or agreed to be made for a consideration in the course of business। दो चीजें होनी चाहिए बेटा, क्विक रिवीजन है, फटाफट रिवाइज करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। all forms of supply आ जाएगा यहाँ पे, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, डिस्पोजल, सब कुछ आ जाएगा। क्या? फॉर अ कंसिडरेशन एंड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। दो चीजें जरूरी है सप्लाई होने के लिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं, मैंने अपना लैपटॉप फ्री में आपको दे दिया तो क्या सप्लाई होगी? नहीं। फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो फिर नहीं होगी। कब होगी? उसके कुछ वहां पे शेड्यूल 1 में चीजें दी है, वो देखेंगे। जनरल रूल 7(1)(a) का क्या है? फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई होगा। 7(1)(b) क्या बोलता है बेटा? 7(1)(b) बोलता है इंपोर्ट कर रहे हो अगर आप सर्विस, इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस कंसिडरेशन के लिए, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई हो जाएगा। 7(1)(b) ने तो बोल दिया सप्लाई हो जाएगा। कब? मैंने सर्विस इंपोर्ट करी, मैंने सर्विस इंपोर्ट करी, कंसिडरेशन पे करी, चाहे बिजनेस के लिए लिया चाहे नहीं लिया। मैंने मेरी शादी के लिए कुछ यहाँ पे सर्विसेज ली, भले बिजनेस के लिए नहीं है, कंसिडरेशन है, मैंने पैसा दिया है, इंपोर्ट करी सर्विस, वो क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा 7(1)(b) के हिसाब से। बट लेटर ऑन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के द्वारा आप जो पर्सनल पर्पस के लिए लेते हो उसे एग्जेम्प्ट किया हुआ है, वो देखेंगे 7(1)(b) के हिसाब से, बट सप्लाई होता है। देन 7(1)(c) क्या बोलता है? 7(1)(c) बोलता है कि भाई उसमें 4 एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है, 4 एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है यहाँ पे 7(1)(c) में, यहाँ पे शेड्यूल 1 में। एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड विदाउट कंसिडरेशन, कि भाई वो 4 एक्टिविटीज इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन हम उसे सप्लाई मान लेंगे। जनरली 7(1)(a) क्या बोलता है? कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो ही सप्लाई। 7(1)(c) बोलता है नहीं, शेड्यूल 1 में ये 4 एक्टिविटीज है, इन्हें हम सप्लाई बोलेंगे इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। कौन सी 4 एक्टिविटीज मैम? बेटा पढ़ेंगे अभी। फिर 7(1)(a) कैपिटल 1(a) आया, वो बोलता है कि भाई अगर 7 सबसेक्शन 1 मतलब कि 7 सबसेक्शन 1(a), 1(b) या 1(c) के हिसाब से अगर कोई चीज सप्लाई है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है, कौन बताएगा? शेड्यूल 2 बताएगा। शेड्यूल 2 बताएगा। कब लगेगा 7(1) कैपिटल 1(a)? 7(1)(a) कब लगेगा? वो बोल रहा है कि जब 7(1) के हिसाब से सप्लाई है, 7(1) स्मॉल a, b, c किसी के भी हिसाब से अगर सप्लाई है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है, वो कौन बताएगा? शेड्यूल 2 बताएगा। शेड्यूल 2 बताएगा। शेड्यूल 2 में डायरेक्टली कोई आइटम लिखा है तो आप नहीं बोल सकते कि वो सप्लाई है। सप्लाई कौन फिक्स करेगा? 7(1). 7(1) के हिसाब से सप्लाई है तो अच्छा, अब उसको आपको डाउट हो रहा है कि भाई वो गुड्स का है कि सर्विस का है, तो वो शेड्यूल 2 बताएगा। क्या सभी चीजों के लिए शेड्यूल 2 बताएगा? क्या मोबाइल के लिए भी बताएगा? नहीं बेटा, ये तो क्लियर है गुड्स है।
ये तो क्लियर है, गुड्स है। जहां थोड़ा सा डाउट है वहां पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है शेड्यूल 2 में, जैसे कि रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, गवर्नमेंट ने बताया है वहां पे, ठीक है, ताकि आप उसे गुड्स ट्रीट ना करो। देन और एक चीज क्या एक्सक्लूड करता है, यहां बोलता है एक्टिविटीज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज रेफर्ड टू इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज है, शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज है उसे सप्लाई नहीं मानेंगे, उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। हाँ, माना कि ठीक है गुड्स की होगी, माना कि सर्विस की होगी, बिजनेस के लिए होगी, कुछ भी हो, शेड्यूल 3 में है तो उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब कि कोई जीएसटी नहीं लगेगा। शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटी है उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक एक चीज देखेंगे, बट सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन ब्रीफली देखते हैं। गुड्स मतलब every kind of movable property, every kind of movable property other than money and security। बेटा मनी एंड सिक्योरिटी को दोनों से बाहर कर दिया, गुड्स की डेफिनेशन से भी, सर्विस की डेफिनेशन से। तो हर एक काइंड ऑफ क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हुई, गुड्स। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हुई, गुड्स। तो गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम्स आ गए बेटा किसकी डेफिनेशन में, गुड्स की डेफिनेशन में। एक्शनेबल क्लेम आ गए गुड्स की डेफिनेशन में। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर अग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या याद रखना है, गुड्स में क्या आता है मैम, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स नहीं है। मनी एंड सिक्योरिटी बेटा यहाँ पे देखेंगे सर्विस भी नहीं है, ना गुड्स है ना सर्विस है, तो भैया कोई टैक्स ही नहीं लगता मनी और सिक्योरिटी पे, ठीक है, क्योंकि भाई जीएसटी किस पे लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे। ना गुड्स है ना सर्विस है तो कोई जीएसटी नहीं। तो यहाँ पे एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट एक्शनेबल क्लेम को यहाँ पे तो गुड्स बोल दिया। आगे पढ़ेंगे शेड्यूल 3 में क्या बताया है। अब सर्विस मतलब क्या, एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स, एवरीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स के अलावा सब कुछ सर्विस है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हुई बेटा, फिर सर्विस। क्यों मैम, बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, यहां बोल रहा है एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी बोले सर्विस, ठीक है, याद रखना। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी क्या हो गई आपकी बेटा, सर्विस। तो मनी एंड सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है, नो जीएसटी। इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस की डेफिनेशन में आता है, ये सब चीजें याद रखना है। बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर करेंसी डिनोमिनेशन फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। मतलब कि भाई सेपरेट, मैंने यहाँ पे एक करेंसी दूसरे करेंसी पे चेंज कराई, वो तो ट्रांजैक्शन इन मनी हो गया, उस पर जीएसटी नहीं है, बट उसके लिए कमीशन जो लगा, सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, वो सर्विस की डेफिनेशन में आता है, वो सर्विस की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। और सर्विस की डेफिनेशन में एक एक्सप्लेनेशन और भी ऐड हुआ था, मैं मेन बुक खोल रही हूँ। इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट एक्सप्रेशन सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। ये क्यों आया, क्योंकि सिक्योरिटीज भी गुड्स और सर्विसेज दोनों की डेफिनेशन से हटाया था। तो कुछ फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी क्या होता है बेटा, वो भी सर्विस में आता है। एग्जांपल्स देखेंगे और क्लियर होगा। ऐसे एग्जांपल एग्जाम में पूछ सकते हैं आराम से, बहुत आराम से आपसे, भाई डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक, क्या इस पे जीएसटी लगेगा, नहीं। क्या क्यों, रीजन क्या रहेगा आपका, मैम ये ट्रांजैक्शन इन मनी है, ट्रांजैक्शन इन मनी नीदर गुड्स नॉर सर्विस। डिपॉजिट कर रही हूँ मैं या विड्रॉ कर रही हूँ, आपका जाके करके देख के आ जाओ, कल डिपॉजिट करिए आप मेरे अकाउंट में 50,000 डिपॉजिट करा दो, कोई जीएसटी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग फीस, प्रोसेसिंग फीस मैम हाँ अब इसमें लगेगा, क्यों, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। ये क्या है, ये कोई ऐसा काम है जिससे इट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। तो ये प्रोसेसिंग फीस सेपरेट कंसिडरेशन है, इट इज नॉट ट्रांजैक्शन इन मनी, ओके। तो ये क्या होगा, इसके लिए ये सर्विस हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ करेंसी, मैंने आपको डॉलर दिया, आपने मुझे पॉइंट्स दिए, तो क्या होगा, हाँ भाई मैम ये ट्रांजैक्शन इन मनी, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, नो जीएसटी। देन कमीशन फॉर कन्वर्जन ऑफ करेंसी, मैंने अभी बताया ये क्या हो गया, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, ये सर्विस की डेफिनेशन में आता है सेपरेट कंसिडरेशन के हिसाब से। सेल और परचेज ऑफ स्टॉक शेयर डेरिवेटिव्स, ये क्या है बेटा, स्टॉक शेयर डेरिवेटिव। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गुड्स से भी बाहर, सर्विस से भी बाहर, तो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, कुछ भी नहीं लगेगा। एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स मैम डेफिनेशन अभी पढ़ी थी हमने, गुड्स के डेफिनेशन में आप बोल रहे थे आ गया, हाँ जी। तो गुड्स है, हाउएवर हम पढ़ेंगे अभी शेड्यूल 3
एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। बेटा वहां पे लिखा हुआ है शेड्यूल 3 में, वैसे तो रिवीजन चल रहा है आपका, पढ़ा हुआ हो गई। शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है? एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग जो है उसके अलावा के जो एक्शनेबल क्लेम्स है बेटा उनको हटा दिया है, उन पे ना जीएसटी लगता है, उनको ना सप्लाई बोला है, उनको शेड्यूल 3 में बोल दिया कि नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग। दैट मींस लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग पे लगेगा, उसको क्या माना है? गुड्स माना है, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। बाकी एक्शनेबल क्लेम, बिल्स रिसीवेबल वगैरह एंड ऑल दैट वो सबको बाहर कर दिया, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना। सो अदर एक्शनेबल क्लेम्स कोई जीएसटी नहीं लगता है, शेड्यूल 3 के हिसाब से उसको हटा दिया है। गुड्स की डेफिनेशन में लिया था बट शेड्यूल 3 ने उसको क्या बोला है कि नहीं, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग यस है, और उसमें गुड्स के हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी होगी। सर्विस चार्ज और सर्विस फीस और डॉक्यूमेंटेशन फीस, ब्रोकिंग है, इट इज सर्विस बेटा, सेपरेट कंसिडरेशन और इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी एंड इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। तो ये किसकी डेफिनेशन हुई मैम? गुड्स की और सर्विस की। अब सेक्शन 7 समझेंगे। 7(1) क्या बोलता है मैम? दो चीजें बोलता है 7(1) बोलता है भाई कंसिडरेशन के लिए है और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए है। कंसिडरेशन के लिए और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए है तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्टिविटी को सप्लाई बोल देंगे, एक्टिविटी को सप्लाई बोल देंगे। अब 7(1) बाद में देखेंगे, 7(1) पहले देखते हैं। 7(1) क्या बोलता है? रेड विथ शेड्यूल 1 साथ में पढ़ेंगे। चार एक्टिविटीज दी हुई है शेड्यूल 1 में। क्या बोलती है मैम शेड्यूल 1? बेटा शेड्यूल 1 बोलता है कि भाई ये चारों एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन को नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे क्या माना जाएगा? सॉरी, चारों एक्टिविटीज को क्या माना जाएगा बेटा? इसे माना जाएगा सप्लाई हुआ है इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 क्या बोलता है? इन द फॉलोइंग 4 केसेस सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। कंसिडरेशन नहीं है, फ्री में दे दिया तो भी सप्लाई माना जाएगा, कोई कंसिडरेशन नहीं मैम, फ्री में माना जाएगा। क्या है? फर्स्ट, permanent transfer or disposal of business asset where input tax credit has been availed. This is the very important word, where input tax credit has been availed. क्या है? मेरे पास बिजनेस एसेट है, मैंने खरीदे थे, जब खरीदे थे तब उसका मैंने आईटीसी लिया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। लेक्चर 1 में हमने समझा इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब। अब मैंने क्या किया? मैंने उसको फ्री में चैरिटी वालों को दे दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट को मैंने फ्री में दे दिया। ठीक है, ये लैपटॉप मैंने खरीदा था, मेरा बिजनेस का एसेट था, ये मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। अब मैंने क्या सोचा, मैंने यार बहुत यूज कर दिया, ये लैपटॉप, टेबल, पोडियम सब मैंने बहुत यूज कर दिया, अब मेरे को नहीं चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को फ्री में दे दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला आपने क्या किया? मैंने किया परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन। तो ये इवन इफ आपने 0 रुपीज पे किया है, इवन इफ आपने 0 रुपीज पे किया, कोई कंसिडरेशन नहीं है, इवन इफ नो कंसिडरेशन, इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा सप्लाई। शेड्यूल 1 के हिसाब से, शेड्यूल 1 पैरा 1 के हिसाब से इसको सप्लाई माना जाएगा और इस पे जीएसटी लगेगा। मैम वैल्यू क्या लेंगे बेटा? वो वैल्यूएशन वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको वैसे भी आपके लेवल पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको सप्लाई माना जाएगा, वैल्यूएशन रूल्स वगैरह आपके इसमें है भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सप्लाई, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स रेट हैज बीन टेकन। नेक्स्ट, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हुआ है तो उसको सप्लाई माना जाएगा, भाई सप्लाई माना जाएगा कि नहीं? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बेटा? टैक्सेबल इवेंट है, सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ सप्लाई हुआ किनके बीच में? रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। मेरे रिलेटेड पर्सन है, उन्हीं को मैंने गुड सप्लाई किया, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में दे दिया तो भी उसे सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा भाई। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पर्सन? ये वैल्यूएशन के चैप्टर में डिटेल डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन मैं आपको अभी जरूर बताऊंगी। बेटा पैन नंबर 1 होता है, पूरे इंडिया का पैन इंडिया हम बोलते हैं, पैन नंबर 1 होता है, बट एक पैन नंबर के अंडर हर एक स्टेट में, फॉर एग्जांपल मेरे 5 स्टेट्स में 5 ब्रांचेस, जिसके मैंने 5 अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेरे स्टेट स्पेसिफिक है, तो एक पैन नंबर के अगेंस्ट मेरे 5 जीएसटी नंबर हो सकते हैं। समझा आपको? एक ही पैन नंबर है बट मेरी ये 1 2 3 4 5 यूनिट जो है, ठीक है, दिस इज माई सेकेंड यूनिट, दिस इज माई फर्स्ट यूनिट, दिस इज माई सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, इन सभी का पैन नंबर 1 हो सकता है। टाटा
टाटा का पैन नंबर इंडिया का पूरा एक होगा टाटा कंसल्टेंसी का। फॉर एग्जांपल ये 5 अलग अलग स्टेट्स में उनके 5 यूनिट्स है, तो ये यूनिट के जीएसटी नंबर अलग अलग रहेंगे और ये एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन रहेंगे। ये एक दूसरे के लिए सभी लोग एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन रहेंगे। एक पैन नंबर पे जितने डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस है बेटा, वो सब एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन रहेंगे। और जब डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई सप्लाई होता है तो उसे भी क्या माना जाएगा? इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन उसे सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन डेफिनेशन वैल्यूएशन में देखेंगे। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच के सप्लाई को सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हाउएवर बेटा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को भी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे तब पता चलेगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को भी रिलेटेड पर्सन बोला है। हाउएवर गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अप टू 50,000 इन अ ईयर इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी। अब यार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिवाली पे 25,000 रुपए का गिफ्ट दिया, ठीक है, एग्जाम्प्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो 50,000 रुपए तक का गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एम्प्लॉय ये लिमिट है, ठीक है। सो सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन भी किसमें आता है? शेड्यूल 1 में आता है। मतलब इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? उसे सप्लाई माना जाएगा। देन सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, क्या हुआ? प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया। सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड इशू इनवॉइस टू कस्टमर ऑन हिज ओन नेम। और एजेंट ने क्या किया? एजेंट ने आगे थर्ड पर्सन को गुड्स बेचा। किसके बिहाफ में? प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स बेचा, अपने नाम पे इनवॉइस इशू करी। तो यहां क्या हुआ? हियर एजेंट हैज अंडरटेकन टू सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो जो ट्रांजैक्शन हुआ है किसके बीच में? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। प्रिंसिपल ने एजेंट को भी फ्री में बेचा है कि भाई तू जा आगे बेच, उसके बाद जब कलेक्ट होगा पैसा तब दे देना। इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन दिस ट्रांजैक्शन विल बी डीम्ड एज सप्लाई। और सप्लाई मान लिया मतलब बेटा जीएसटी पे करो, तो जीएसटी पे करो, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है? एजेंट ने बोला कि मैं आपके गुड्स आगे बेचूंगा, तो कौन से ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोला है? एजेंट जो थर्ड पार्टी को देगा वो तो सप्लाई है ही है, साथ में ये जो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है बेटा, इसको सप्लाई माना है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। अभी इस टाइम पे एजेंट प्रिंसिपल को पैसे नहीं देता है जब गुड्स बेचता है, ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला भाई ये 50 मोबाइल ले बेच, जब पैसे आ जाएंगे तब दे देना। अब यहाँ जनवरी में प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा क्या? 50 मोबाइल। पैसे तो पता नहीं मार्च में आए, अप्रैल में आए, कभी भी आए, बट उसे सप्लाई जनवरी में ही मान लिया जाएगा। जिस टाइम प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा उसी टाइम से सप्लाई मान लिया जाएगा, लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। सेकंड, बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये परचेज एजेंट वाला एजेंट, अभी ये एजेंट क्या बोल रहा है? मैं आपके बिहाफ में गुड्स रिसीव कर रहा हूं। सो एजेंट रिसीव्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड रिसीव्स इनवॉइस ऑन हिज ओन नेम। सो यहाँ पे सप्लायर है, सप्लायर ने एजेंट को गुड्स दिया है और फिर एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स भेजा है, तो इस ट्रांजैक्शन को भी क्या मान लिया जाएगा? जब सप्लायर ने एजेंट को भेजा बेटा, इससे भी सप्लाई मान लिया जाएगा। व्हाई? एजेंट ने रिसीव किया है, इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया, शेड्यूल 1 में कवर किया है, तो एजेंट प्रिंसिपल के ट्रांजैक्शंस को भी क्या लिया जाएगा बेटा? यहाँ पे सप्लाई मान ली जाएगी। क्या क्या पढ़ा अभी? फर्स्ट, permanent transfer or disposal of business asset where input tax rate has been taken. Second, supply between related person और distinct person. However 50,000 तक एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है, चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे भी क्या माना गया बेटा? सप्लाई माना गया है। एंड लास्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। Import of services by a person from a related person or any other establishment outside India in the course or furtherance of business. Goods की बात नहीं हो रही बेटा, import of service की बात कर रहे हैं हम, import of service की बात कर रहे हैं। सर्विस किससे इंपोर्ट करी? मैंने किसी रिलेटेड पर्सन से सर्विस इंपोर्ट करी, या मेरी कोई दूसरी स्टैब्लिशमेंट है इंडिया के बाहर उनसे की, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन नहीं है, शेड्यूल 1 में तो कंसिडरेशन वैसे ही नहीं है। अभी क्या हुआ? इंपोर्ट करी मैंने सर्विसेज रिलेटेड पर्सन से जो बाहर है, इंडिया के बाहर है, उससे मैंने इंडिया में इंपोर्ट करी सर्विस, तो उसे क्या मान लिया जाएगा बेटा? उससे भी सप्लाई मान लिया जाएगा, उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा। इंपोर्ट के केस में मैं आपको बता दूं टैक्स कौन पे करता है? रिसिपिएंट, आरसीएम पे, ठीक है। तो रिलेटेड पर्सन से सर्विस की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही। फिर से क्लैरिफाई कर दूं, शेड्यूल 1 में इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड पर्सन से मैंने ली है या कोई स्टैब्लिशमेंट से लिए, बाहर से इंडिया पे आई है, तो वो सर्विस को भी क्या मान लिया है? सप्लाई। शेड्यूल 1 4 पैरा पढ़े, कौन कौन से बेटा? सबसे पहले शेड्यूल 1 क्या है मैम? तो बेटा
7(1)(c) में लिखा है कि जो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में दिया है उसे सप्लाई मान लिया जाएगा इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स रेट हैज बीन टेकन. सेकंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, 50,000 तक एम्प्लॉय को गिफ्ट अलाउड है. थर्ड, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. फोर्थ, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. पर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. पर आई होप इट इज क्लियर. बेटा क्विक रिवीजन है इसलिए जल्दी जा रहे हैं, एग्जांपल्स वगैरह हम अभी यहां नहीं देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इंपोर्टेशन ऑफ अ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अब ये क्या चीज है मैम? सो सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस. बेटा 7(1)(b) हमने छोड़ा था, 7(1)(a) पढ़ा हमने, उसके बाद हमने क्या पढ़ा मैम? उसके बाद में हमने 7(1)(c) पढ़ लिया, शेड्यूल 1 पढ़ लिया. अब 7(1)(b) मैंने बाद में लिया क्योंकि ये इंपोर्ट वाला पॉइंट भी यहाँ पे हमारे साथ में चार्ट में कवर हो जाएगा. तो 7(1)(b) क्या बोलता है देखेंगे. सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज द इंपोर्ट ऑफ सर्विस डीम्ड एज सप्लाई इवन इफ द सेम हैज बीन इंपोर्टेड नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. समझेंगे एक मिनट. इंपोर्ट किया आपने सर्विस विथ कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है तो भैया वो तो वैसे भी सप्लाई हो जाता है. फॉर कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है तो वैसे भी सप्लाई हो जाता है. फॉर कंसिडरेशन है पर नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है तो भी 7(1)(b) के हिसाब से वो एक बार तो सप्लाई हो जाता है बट वो इट इज एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन लेटर. वो हम नोटिफिकेशन देखेंगे बाद में. ठीक है. अब इंपोर्ट है आपका विदाउट कंसिडरेशन. इंपोर्ट है आपका विदाउट कंसिडरेशन है. ठीक है. तो विदाउट कंसिडरेशन में आपको देखना है कि क्या ये रिलेटेड पर्सन से है. इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं बेटा. क्या ये रिलेटेड पर्सन से? अच्छा. या कोई एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से? अच्छा. हाँ तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा. कैसे? शेड्यूल 1 में भी तो पढ़ा यार, 4th पॉइंट में. ठीक है, 4th पैरा में कि भाई टैक्सेबल हो जाएगा. बट रिलेटेड पर्सन से नहीं, किसी और से है, विदाउट कंसिडरेशन है तो फिर इट इज नॉट टैक्सेबल. देन इट इज नॉट टैक्सेबल. ठीक है, याद रखना ये बेटा. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, अब बेटा बात आई 7(1)(a) कैपिटल ए के पिक्चर में आया. वो बोलता है कि भाई जो एक्टिविटी सप्लाई है अभी जितना पड़ा उसके हिसाब से तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माने कि सप्लाई ऑफ सर्विस माने, वो हम यहाँ पे क्लियरली बताएंगे शेड्यूल 2 में. एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज यहाँ पे हम पढ़ेंगे. सबसे पहले ये क्लैरिफिकेटरी काइंड ऑफ यहाँ पे. ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताते हैं यहाँ पे कि भाई कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे जो कि जहां पे डिस्प्यूट था वो गवर्नमेंट ने क्लियर किया. कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं. सो ट्रांसफर है अगर बेटा किसका? टाइटल इन गुड्स. मैंने आपको गुड्स बेच दिए, मेरा ये मोबाइल था, मैंने आपको बेच दिया, मैंने आपको टाइटल आपको दे दिया गुड्स का, तो उसे क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे मैम. सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे. टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट लाइक हायर परचेस. यू नो वेरी वेल, अकाउंट्स के बच्चे हो आप लोग. मैंने क्या किया? टाइटल इन गुड्स किया अंडर एन एग्रीमेंट की प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट पे आपके पास आएगी तो उसे क्या माना जाएगा? उसे भी बेटा गुड्स का ट्रांजैक्शन इन माना जाएगा. मैम ये क्यों है? ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया, गुड्स भी सर्विस टैक्स एक ही तो है, तो फिर क्यों इसको सब गुड्स और सर्विसेज का बाइफर्केशन करना क्यों जरूरी है? आपने ऊपर से डेफिनेशन भी पढ़ा दी है गुड्स और सर्विस की अलग अलग. क्यों? ये तो लॉ ही है क्या बेटा? क्योंकि प्रोविजंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई के और प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है. इसलिए इट इज वेरी एसेंशियल टू असर्टेन वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस. इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग. बेटा मैंने बताया था मूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी आए दिमाग में बिठा लो बेटा, यहाँ सर्विस ही आनी है और कुछ नहीं आनी. लीज पे दे रहे हो आप भाई लैंड, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड दे रहे हो, क्या होगा? सर्विस. लीज लेटिंग आउट कर रहे हो बिल्डिंग का इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस, कॉमर्स, होली और पार्टली, क्या होगा बेटा? सर्विस. ट्रीटमेंट या प्रोसेस में कर रही हूं किस चीज का? इट इज अप्लाइड ऑन अनदर पर्सन्स गुड लाइक जॉब वर्क बेटा, तो इसे क्या माना गया? इससे बोलेंगे सर्विस माना जाएगा. बेटा ये एग्जाम में बहुत ही आराम से पूछ सकते हैं, बिल्कुल स्कोप बनता है बहुत सारी जगह पे इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछने में. ठीक है, आपसे किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन ये तो ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस. एग्जांपल व्हाट? जॉब वर्क इज व्हाट नाउ? सर्विस. क्यों? क्योंकि किसी और के गुड्स पे मैं यहाँ पे ज्वेलरी लेके आई, मैं उस पर कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे मैं जॉब वर्क कर रही हूँ, तो वो क्या ट्रांजैक्शन हुआ बेटा? सर्विस का ट्रांजैक्शन हुआ. नेक्स्ट बेटा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट. ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट 3 पॉइंट्स है इसमें.
एक तो आपके जो गुड्स है बिजनेस के, आप उसको ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उसे क्या माना जाएगा? भाई सप्लाई ऑफ गुड्स ही है, मैं गुड्स को ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। सेकंड है कि भाई मेरे गुड्स थे बिजनेस के, उसको मैं प्राइवेट यूज के लिए रख दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया या मैं खुद ही घर लेके चली गई, ये कैमरा है मेरे पास रखा हुआ था, मैंने सोचा कि अच्छा अभी फ्री है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, मेरी सिस्टर की मैरिज है, मैं वहां लेके चली गई, तो उस केस में क्या माना जाएगा? इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बेटा बोलने में बड़ा इजी लगता है पर बड़ा डिफिकल्ट है इस सबका वैल्यूएशन करना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको एग्जाम के हिसाब से क्या याद रखना है, हमें याद रखना है मैम कि गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस आर पुट फॉर प्राइवेट यूज, तो उस केस में उसे क्या माना जाएगा? सर्विस का माना जाएगा। नेक्स्ट, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, उस केस में भी उसे क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। नाउ यू सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो जो भी आपके गुड्स हैं बिजनेस के, जो उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। हाउएवर दो एक्सेप्शन है, बिजनेस ट्रांसफर्ड इज गोइंग कंसर्न या कैरिड ऑन बाय रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन, तो वो आगे क्योंकि टैक्स पे करने ही वाला है तो उस केस में उसे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी का पॉइंट आता है यहाँ पे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमें पता है मैम उसे सर्विस बोलते हैं, हमें पता है बहुत अच्छे से उसे सर्विस बोलते हैं, बट शेड्यूल 2 ने भी उसे क्लैरिफाई किया बेटा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, यहाँ मैंने फ्लैट्स बनाए, फ्लैट्स बेच रही हूँ, उसे क्या माना जाएगा? सर्विस का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बेटा टेम्पररी ट्रांसफर को क्या माना गया? सर्विस माना गया। परमानेंट ट्रांसफर को गुड्स बोलते हैं। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ आईपीआर सप्लाई ऑफ गुड्स है, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर बेटा सप्लाई ऑफ सर्विस है। देन डेवलपमेंट डिजाइन प्रोग्रामिंग, आप डेवलप कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो क्या कोई आईटी सॉफ्टवेयर, तो उसे क्या माना जाएगा बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। प्रीपैक्ड सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो बेटा, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाता है। टैली प्रीपैक्ड बेच रहे हो तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स, बट कस्टमाइज करके कुछ बेच रहे हो उसे सर्विस माना जाएगा, उसे सर्विस माना जाएगा। अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, इसे भी क्या माना जाएगा बेटा? सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, मिस्टर ए हु हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद केबल ऑपरेटर मिस्टर बी दैट ए विल नॉट प्रोवाइड केबल कनेक्शन इन द स्पेसिफाइड एरिया, मिस्टर बी इज प्रोवाइडिंग कनेक्शन, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूट और यहाँ पे नॉन कम्पीट एग्रीमेंट है, तो इसे क्या माना जाएगा? इससे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ ना करने के भी पैसे मिल रहे हैं। देन ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, यहाँ पे राइट टू यूज गुड्स दिया गया है तो उसे भी सर्विस माना जाएगा। टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर होता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। राइट टू यूज दे रही हूँ मैं गुड्स को, आपको राइट टू यूज दे रही हूँ तो उस केस में क्या माना जाएगा? उसे सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे कि मैंने आपको मशीन दे दी हायर के लिए, मशीन दे दी हायर के लिए तो उसे क्या माना जाएगा बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। नेक्स्ट, कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बेटा कंपोजिट सप्लाई है जिसमें गुड्स भी होती है सर्विस भी होती है, बट यहाँ पे उन्हें क्या क्लैरिफाई किया कि जैसे कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, यहाँ बिल्डिंग की वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने ली है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, इरेक्शन की, जो भी, तो उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। रेस्टोरेंट कैटरिंग सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ड्रिंक, उसे क्या माना जाएगा? सर्विस। ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानना है? सर्विस मानना है। सेकेंडली रेस्टोरेंट सर्विसेज को भी, रेस्टोरेंट केटरिंग बिजनेस जो है उसको भी सर्विस माना है। सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड ऑफ एनी आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ड्रिंक, इसे सर्विस माना गया है। एंड लास्ट बहुत सिंपल है, जरूरत भी नहीं थी, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन टू इट्स मेंबर, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। गुड्स ही सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे? एसोसिएशन अपने मेंबर्स को यहाँ पे अगर कुछ सप्लाई गुड्स का कर रहे हैं तो उसे क्या माना जाएगा? उसे सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। सिंपल है बेटा। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां भी आया आपने उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना है, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आ गया, रेस्टोरेंट सर्विस आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें सप्लाई ऑफ सर्विस माना है। टाइटल इन गुड्स बेटा गुड्स माना है। यहाँ पे अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अपने मेंबर्स को ट्रांसफर करी, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जा रहा है, ठीक है। हायर परचेस ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स माना जा रहा है। यहाँ पे जॉब वर्क आ रहा है, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जा रहा है। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर सर्विस माना जा रहा है बेटा। यहाँ पे डेवलपमेंट डिजाइन आप कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो आईटी सॉफ्टवेयर, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जा रहा है। तो ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो ये क्या पढ़ा हमने? शेड्यूल नंबर 2 पढ़ा, शेड्यूल 2 पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल 3, वेरी इंपॉर्टेंट। All these schedule 1 2 3 this chapter fully is very important, very very important. Negative list under GST, negative list under GST देखेंगे, activities or transaction which shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service,
यहाँ क्या बोला, यहाँ पे 7(2)A ने बोला रेडी विथ शेड्यूल 3 की भाई इन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन को ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ना सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो नो जीएसटी एट ऑल, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फर्स्ट, सर्विस बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन द कोर्स or in relation to employment. The important word here is in the course or in relation to employment. एम्प्लॉय या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, तो उसे क्या नहीं माना जाएगा बेटा, इससे यहाँ पे ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, इन शॉर्ट सप्लाई नहीं माना जाएगा इन द कोर्स और रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नहीं तो भैया यहाँ पे तो आप सैलरी पे भी जीएसटी लग जाएगा, ऐसा अगर इसको रख दिया रहता तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उसे सप्लाई ही नहीं माना है। बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ, इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। एक बार मैं इस पे एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। यस, जैसे कि कंपनसेशन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन, इट इज नॉट टैक्सेबल एज इट इज इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में लिखा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के इन कोर्स ऑफ रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो ही क्या है बेटा, सप्लाई नहीं है। मतलब कि अगर आप जल्दी छोड़ के जा रहे हो, आपके लिखा हुआ था कि 1 साल पहले अगर आपको यहाँ से आपको हटा दिया गया तो आपको इतना कंपनसेशन मिलेगा, तो उस केस में इट इज नॉट टैक्सेबल एज इट इज इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल लेबर अपॉइंटेड ऑन डेली बेसिस और फॉर वेजेस, तो कैजुअल लेबर है जिसको अपॉइंट किया गया ऑन डेली बेसिस फॉर वेजेस, वो भी नॉट टैक्सेबल है एज इट इज ऑल्सो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे कैजुअल लेबर जो है जिनको अपॉइंट किया गया डेली बेसिस पे वेजेस के लिए, उसे भी नॉट टैक्सेबल है एज इट इज ऑल्सो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। नॉन कम्पीट फीस रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब क्या हुआ, मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम करता था, बड़ी अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, मैंने उसे बोला कि भाई तू जाके कहीं और ज्वाइन नहीं करेगा, तो उसने बोला ठीक है नॉन कम्पीट फीस दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, कहीं नहीं ज्वाइन कर रहा हूं मैं आपके कॉम्पिटिटर्स में। तो नॉन कम्पीट फीस जो मिली है उसको, इट इज टैक्सेबल एज इट इज नॉट इन द कोर्स और रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में कभी भी नहीं था, वो जा रहा था तभी मैंने बोला यार तू वहां मत ज्वाइन करना, मैं तेरे को नॉन कम्पीट फीस दे रही हूं, तो वो टैक्सेबल होगी। यहाँ पे क्या टैक्सेबल नहीं होता है, नेगेटिव लिस्ट में क्या है, इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेटा टैक्सेबल नहीं होता है। सो सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट वो टैक्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट और ट्रिब्यूनल बेटा जो सर्विसेज देते हैं आपको, यहाँ पे कोर्ट दे रहा है, ट्रिब्यूनल दे रहा है, एस्टैब्लिश अंडर द टाइमिंग फॉर द लॉ एनफोर्स, ऑब्वियसली उनकी सर्विसेज यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होती है। फिर ये यहाँ पे जो कुछ मेंबर्स वगैरह हैं, ये सब इनकी यहाँ डिग्निटरी पोस्ट मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे उनकी डिग्निटी मेंटेन करने के हिसाब से इन सबको नहीं रखा है यहाँ पे। फंक्शन परफॉर्म बाय एमपी, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज, इन सबको सर्विसेज में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, उनके भी नहीं लगेगा। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, उनको भी क्या बेटा नहीं माना जाएगा, उसमें भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये सारे लोग आपके एमपीज हो गए, मेंबर्स ऑफ पंचायत हो गए, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई पोस्ट हेल्ड कर रहा है, या कोई चेयरपर्सन या मेंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये शेड्यूल 3 का आइटम है। देन सर्विसेज ऑफ फिनरल, बुरियल, मॉनिटरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज को लेकर के जा रहे हो, उस सर्विस पे भी नहीं लगेगा। अच्छा काम किया, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। सेल ऑफ लैंड, बेटा लैंड बेचा कभी जीएसटी नहीं लगेगा, लैंड बेचा कभी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 3 में बेटा, शेड्यूल 3 में सेल ऑफ लैंड पे कभी जीएसटी नहीं लगेगा। एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ, मैं मेन बुक भी मैं साथ में खोल रही हूँ ताकि ईजी हो जाए हमको। देखो जो बिल्डिंग है बेटा, बिल्डिंग होती है, यहाँ फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10 माले की बिल्डिंग बन रही है, तो अब यहाँ पे जब वो बिल्डिंग का एक आता है, बोलते हैं उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलो या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बोलो, जिसको सीसीओसी जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड ना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के पहले अगर आपने कोई फ्लैट बेचा तो उसे सप्लाई माना जाता है, एज पर शेड्यूल 2 सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, ठीक है। सो बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आपने बिल्डिंग का बेचा है या बिल्डिंग का फ्लैट बेचा है, बिल्डिंग बेची, जो भी बेचा है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर पैरा 5 शेड्यूल 2। However, after issue of completion certificate आपने कुछ बेचा है तो it will not be treated as schedule as supply as per schedule 3। यहाँ schedule 3 में जो लिखा है ना, subject to paragraph 5B of schedule 2, तो paragraph 5B schedule 2 में लिखा हुआ है जो भी completion certificate के पहले वाला आपने अगर बिल्डिंग बेचा है तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा,
उस पे जीएसटी लगेगा, उसे सप्लाई माना जाएगा, उसे सप्लाई माना जाएगा तो जीएसटी लगेगा। बट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद कोई फ्लैट बिकता है तो बेटा उसको कोई जीएसटी नहीं लगता। तो अगर आप फ्लैट खरीद रहे हो और कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग का चेक करो आ गया है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्शनेबल क्लेम्स कहां पढ़ा था मैम? गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम्स पढ़ा था। वो गुड्स होते हैं अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो यहाँ पे क्या बोल दिया? शेड्यूल 3 पढ़ रहे हैं। शेड्यूल 3 मतलब कि ट्रांजैक्शन नॉट टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उन्होंने बोल दिया एक्शनेबल क्लेम को हटा दो। अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, दैट मींस व्हाट? Lottery, betting and gambling would be treated as a supply beta. So lottery, betting and gambling will be taxable and it will be treated as supply. Other actionable claim not to be treated as supply, not to be treated as supply. Then supply of goods from a place in non-taxable territory to another place in non-taxable territory without such goods entering into India. भाई इंडिया में गुड्स हमारे आए ही नहीं, इंडिया में मेरे गुड्स आए ही नहीं। मैंने क्या किया? मेरे गुड्स थे बेटा यहाँ मेरे इंडिया में आए नहीं। यहाँ क्या था? यहाँ समझ लो श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ समझ लो, मुझे पता नहीं कहाँ है, ठीक है, ज्योग्राफी नहीं है मेरी इतनी अच्छी। ऑस्ट्रेलिया है आई अज्यूम। सो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? गुड्स मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ बैठे बैठे भले, बट ये गुड्स इंडिया में आए नहीं, यहाँ से यहाँ चलेगा, ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका चलेगा, तो उसे भी इंडिया में सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्या बात थी यहाँ पे? Supply of goods from a place in non-taxable territory to another place in non-taxable territory without such goods entering into India. Goods इंडिया में आए ही नहीं, मैंने इंडिया में बैठे बैठे ट्रांजैक्शन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से खरीद करके श्रीलंका में बेच दिया, गुड्स बाहर के बाहर चले गए, तो उसे सप्लाई नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। सो सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। बेटा कस्टम्स अभी आपने पढ़ा नहीं है। कस्टम्स में क्या होता है? जब गुड्स इंडिया में आते हैं ना तो 2-3 चीजें होती है। एक तो होता है कि मैं गुड्स को क्या कर सकती हूँ, थोड़े दिन में वेयर हाउस में रख सकती हूँ। कस्टम्स के वेयर हाउस होते हैं, मैंने वहां पे गुड्स को रखे, ठीक है। कब तक है? जब तक कि मैं उसको 2 चीज होती है बेटा, एक तो होता है क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और एक होता है वेयर हाउस पे रख सकती हूँ। तो मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी पे करने के ज्यादा पैसे नहीं है या मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थोड़े दिन गुड्स पे वेयर हाउस पे रख सकती हूँ। जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं जाके उसको क्लियर करूंगी। होम कंजम्पशन पे क्लियर करना मतलब आप गए, आप क्लियर करके आपके पास गुड्स लेकर के आ गए। तो अब क्या है मेरे ये फॉर एग्जाम्पल ये वेयर हाउस है, समझ लो कस्टम का। मेरे गुड्स आए, मेरे गुड्स कहां पे रखें? वेयर हाउस पे रखें। मेरे गुड्स वेयर हाउस पे लिखें। अब ये वर्ड्स पढ़ो, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अब गुड्स यहाँ पे पड़े ही हैं, याचना ने क्या किया? आपको भेज दिया। याचना ने क्या किया? यहाँ संजना को भेज दिया गुड्स वेयर हाउस पे पड़े, डॉक्यूमेंट्स दिया मैंने संजना को कि ये ले जा तू खरीद ले गुड्स। उसने क्या कर दिया? किसी और को भेज दिया। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। सो सप्लाई ऑफ वेयर हाउस पे गुड्स पड़े हुए हैं और आपने यहाँ पे बेच दिया तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आफ्टर गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से देखेंगे ये मिस्टर पी ऑफ इंडिया हैज इंपोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम जापान। गुड यहाँ पे पी मिस्टर इंडिया के, उन्होंने जापान से गुड्स इंपोर्ट किया। व्हाइल द गुड्स वेर इन हाई सीज, गुड्स हाई सीज में थे। मिस्टर पी सोल्ड द गुड्स, आपके कहां पे अभी? हाई सीज में, मतलब कि यहाँ पे बेटा ये इंडिया है, समझ लो गुड्स यहाँ पे है आपके, ठीक है। गुड्स यहाँ पे, मिस्टर पी यहाँ पे इंडिया के हैं, गुड्स यहाँ जापान से आ रहे थे, ये यहाँ पानी में है, हाई सीज में, पानी में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू को भेज दिए वो गुड्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ट्रांसफर के। द ट्रांजैक्शन बिटवीन पी एंड क्यू इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये ट्रांजैक्शन को बेटा ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। इसके पहले वाला भी एक बार देखेंगे जो हमने देखा था वेयर हाउस गुड्स वाला, उसमें मिस्टर एक्स has imported some goods in India but kept them in custom bonded warehouse without clearing for home consumption. In the meantime एक्स ने वाई को बेच दिया। दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई जो होते हैं इसको सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं मानी जाती। इसमें सप्लाई कब मानते हैं बेटा? जब वो फाइनल क्लियर होता है तब माना जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट ये क्या हो गया हमारा? नेगेटिव लिस्ट हमने पढ़ ली। क्या क्या था इसमें बेटा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो भी है उसको भी क्या बोलते हैं? उसे सप्लाई इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसे सप्लाई नहीं माना जाता है। कोर्ट या ट्रिब्यूनल को यहाँ पे सर्विसेज देते हैं उसे सप्लाई नहीं मानी जाती है। उसके बाद में एमपी हो गए, यहाँ पे पंचायत वाले मेंबर्स हो गए, म्युनिसिपैलिटीज के मेंबर हो गए, ये जो सर्विसेज देते हैं इसे सप्लाई ऑफ नहीं माना जाता है। ड्यूटी कोई परफॉर्म कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, उसे सर्विस यहाँ पे सप्लाई नहीं माना जाता है। ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहा है एज अ चेयरपर्सन
और डायरेक्टर ऑफ बॉडी स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट, उससे सप्लाई नहीं माना जाता है। फिनरल वगैरह जो सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे, उससे सप्लाई नहीं माना जाता है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। देन लैंड का सेल कभी भी सप्लाई नहीं होता। बिल्डिंग का पोस्ट कंप्लीशन, यहाँ पे मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद में अगर बिल्डिंग सेल हो रही है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता है। बिफोर कंप्लीशन उसे सप्लाई माना जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। देन एक्शनेबल क्लेम्स, अदर एक्शनेबल क्लेम्स कोई सप्लाई नहीं माना जाता है। लॉटरी बेटिंग एंड कंप्लेंट, यस सप्लाई माना जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। फिर यहाँ पे एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी गुड्स चलेगा, इंडिया में आए नहीं, उससे सप्लाई नहीं माना जाएगा इंडिया में। उसके बाद गुड्स वेयर हाउस में रखे हुए और मैं गुड्स दूसरे लोगों को बेचते जा रही हूँ, उसे भी सप्लाई नहीं माना जाएगा बेटा। और लास्ट यहाँ पे सप्लाई मेरे गुड्स हाई सीज में तब मैं बेच रही हूँ, उससे भी उस टाइम सप्लाई नहीं माना जाता। इन केसेस में सप्लाई कब माना जाता है, जब फाइनली होम कंजम्पशन के लिए जो भी इंसान क्लियर कर रहा है उस टाइम माना जाता है। वेयर हाउस में पड़े, मैंने आपको बेचा, आपने किसी को बेचा, उसने किसी को बेच दिया, ये सारे ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं होंगे। जो लास्ट पर्सन है जो वेयर हाउस से क्लियर करेगा उस टाइम उसे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट बेटा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 पढ़ा, सेक्शन 7 कंप्लीट किया। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी जो है बेटा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की, वो सेक्शन 8 में दी हुई है, सेक्शन 8 में दी हुई है। और डेफिनेशन कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की, डेफिनेशन के सेक्शन बेटा सेक्शन 2 होते हैं, उसमें सब सेक्शंस होते हैं, उसमें डेफिनेशन होती है। सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई मतलब कि क्या, ये समझेंगे। सो composite supply means a supply made by taxable person comprises of 2 or more taxable supply of goods or services or both or any combination which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other, one of them is a principal supply। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है बेटा, यहाँ बोलना चाह रहा है composite supply मतलब क्या। composite supply का मतलब होता है मैम कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई है और जो कि नेचुरली बंडल्ड है, जो कि नेचुरली बंडल है और एक दूसरे के साथ सप्लाई की जाती है, जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है, एक प्रिंसिपल सप्लाई। तो जैसे कि एग्जांपल, चार्जर सप्लाइड अलोंग विथ मोबाइल, लैपटॉप के साथ आपको चार्जर आ रहा है, तो भाई इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, लैपटॉप, चार्जर आता ही है भाई साथ में, मोबाइल के साथ चार्जर आता ही है भाई साथ में। तो क्या हुआ यहाँ पे, 1 और मोर टैक्सेबल सप्लाई थी, हाँ, नेचुरली बंडल्ड है, हाँ, इन कंजंक्शन विथ ईच अदर है, हाँ, वन ऑफ देम इज प्रिंसिपल सप्लाई, हाँ, तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा, कंपोजिट सप्लाई बोला जाएगा, कंपोजिट सप्लाई बोला जाएगा। ये तो डेफिनेशन हुई। टैक्सेबिलिटी देखते हैं, 2 मिनट रुको, टैक्सेबिलिटी देखते हैं। मिक्स सप्लाई क्या होता है, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस, सिंगल प्राइस होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई है, ठीक है यहाँ पे, और उसका सिंगल प्राइस होना चाहिए और जो कि कॉन्स्टिट्यूट नहीं करनी चाहिए, कंपोजिट सप्लाई जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी दिवाली पे बड़े सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, गिफ्ट पैक है जिसमें कि चॉकलेट भी है, स्वीट्स भी है, यहाँ पे बलून्स भी है, बहुत सारी चीजें। तो क्या ये नेचुरली बंडल है, नहीं। ये सप्लाई किया जाता है नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस में, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये कंपोजिट सप्लाई, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। इसमें से कोई प्रिंसिपल सप्लाई, बिल्कुल भी नहीं, इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। बट ये एक सिंगल प्राइस के लिए 1000 रुपीज का बॉक्स आ रहा है, सिंगल प्राइस इज इंपॉर्टेंट। 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई चीजें सप्लाई की जा रही है सिंगल प्राइस के लिए, जो कि कंपोजिट सप्लाई नहीं है, उसे क्या बोला जाता है, मिक्स सप्लाई। अब ये तो मैम समझ गए मिक्स सप्लाई मतलब क्या, कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या, पर ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी टैक्सेबिलिटी का क्या है, तो वो एक सेकंड देखेंगे हम। टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सो कंपोजिट सप्लाई, a composite supply comprising of 2 or more supply, one of which is a principal supply, shall be treated as supply of such principal supply। तो उसे प्रिंसिपल सप्लाई का सप्लाई माना जाएगा। कंपोजिट सप्लाई के केस में मतलब कि लैपटॉप विद चार्जर, तो चार्जर पे भी लैपटॉप का रेट लगेगा। प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा मतलब चार्जर पे भी लैपटॉप का रेट लगेगा। और मिक्स सप्लाई मतलब comprises of 2 or more supply shall be treated as supply of that particular supply which attract highest rate of tax, जो highest rate of tax है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपोजिट सप्लाई में क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा कि प्रिंसिपल सप्लाई का सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई का जाए, तो मतलब इस केस में लैपटॉप विद चार्जर अगर है तो रेट किसका लगेगा बेटा, लैपटॉप का लगेगा, लैपटॉप का लगेगा। मिक्स सप्लाई में क्या माना जाता है, हाईएस्ट रेट लिया जाता है। मतलब कि अगर चॉकलेट्स पे 28% है और बाकी यहाँ कैंडी, स्वीट्स, बलून्स इन सब पे 5-5% है फॉर एग्जांपल, तो सारों पे 28% लग जाएगा, सारों पे 28% लग जाएगा। तो मिक्स्ड में हाईएस्ट रेट लग जाता है। कंपोजिट में जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है, भले ज्यादा हो कम हो जो भी है, जो प्रिंसिपल मेन एलिमेंट है
उसका रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा, उसका रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कंसेप्ट था कंपोजिट का और मिक्स सप्लाई का। एंड हियर वी कंप्लीट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, सप्लाई, सप्लाई अंडर जीएसटी। क्या क्या पढ़ा? 7(1)(a) पढ़ा, विद कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, सप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। फिर 7(1)(b) पढ़ा, इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे हमने समझा कि भाई फॉर अ कंसिडरेशन है, वेदर और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है, तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, बट लेटर ऑन एक नोटिफिकेशन से उसे एग्जाम कर दिया गया है। देन 7(1)(c) पढ़ा, उसमें बोला कि भाई जो एक्टिविटीज है शेड्यूल 1 में उसे क्या माना जाएगा? उससे सप्लाई माना जाएगा, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। 4 एक्टिविटीज थी, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। सेकंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। थर्ड एंड द लास्ट हमने क्या पढ़ा था? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया बेटा। ठीक है, वेदर और नॉट, वेदर और सॉरी, वेदर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। एंड देन हमने क्या पढ़ा बेटा? 7(1) कैपिटल ए हमने पढ़ा, वो उसमें क्या लिखा हुआ था मैम? उसमें लिखा बेटा अगर सप्लाई है 7(1) के हिसाब से तो वो सप्लाई गुड्स की कि सर्विस की, वो कहां दिया हुआ है? शेड्यूल 2 में। और लास्ट लिखा है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन जिसे सप्लाई मानना है, नहीं मानना है? नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं मानना है। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस, जो शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। उसके बाद पढ़ा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? एज अ प्रिंसिपल सप्लाई। और मिक्स सप्लाई में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी बेटा? हाईएस्ट रेट लगेगा, हाईएस्ट रेट लगेगा। तो ये हमने पढ़ा किस, कौन सा चैप्टर बेटा? सप्लाई अंडर जीएसटी का हमने क्विक रिविजन किया। सो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर नाउ।